नमस्कार, स्वागत है आपका विचार विमर्श में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। विचार विमर्श में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। जी हां, फसल की सुरक्षा और साथ ही किसान कैसे इससे आत्मविश्वास महसूस कर सकता है, कैसे और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकता है, क्योंकि फसल बीमा योजना एक ऐसी योजना है जो कि किसान की फसल को सुरक्षा देती है और इससे किसान भी सुरक्षित होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम की मार की वजह से कई बार हमारे किसानों को काफी नुकसान हो जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा उनके लिए एक आर्थिक सहारा है, सुरक्षा का कवर है, सुरक्षा की छतरी, अगर ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा। और इसी उपलक्ष्य में आपको बता दें कि 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक फसल बीमा योजना को लेकर पूरा ये फसल बीमा सप्ताह मनाया जा रहा है, ताकि किसानों को और जागरूक किया जा सके और उन्हें बताया जा सके कि कैसे इस योजना से वो जुड़कर इसका लाभ ले सकते हैं और अपने लिए राह और आसान कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा किसान खुशहाल होगा तभी हमारा देश आत्मनिर्भर होगा। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का पूरा पैनल यहां पर उपस्थित है, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं विभास कुमार जी, जो कि महाप्रबंधक है CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर PC सुधाकर, आप प्रबंधक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया में। और हमारे साथ सुनील कुमार जी हैं, सहायक आयुक्त फसल बीमा कृषि मंत्रालय से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कृष्णवीर चौधरी जी हैं, अध्यक्ष भारतीय कृषक समाज से। कृष्णवीर जी, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। तो आप किसानों का पक्ष यहाँ पर रखेंगे और साथ ही हमारे साथ सुधाकर जी हैं, जो कि बताएंगे कि किस तरीके से पॉलिसी काम करती है। और सुनील जी बताएंगे कि कैसे सरकार इस योजना को किसानों तक पहुंचा रही है, कैसे इसे और व्यवहारिक बनाया जा रहा है, किसान कैसे इसे ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। और हमारे साथ विभास जी हैं, जो कि बताएंगे कि अगर किसान को किसी तरह की समस्या आती है, अगर वो इंश्योरेंस नहीं करवा पा रहा है, तो ऐसे में कैसे वो उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं, उन्हें समझाते हैं और उनके लिए राह और आसान करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर आधारित हमारी इस रिपोर्ट पर। तो अभी आपने ये रिपोर्ट देखी, जिसमें हमने आपको मोटे तौर पर बताया कि किस तरीके से ये योजना काम कर रही है। समय समय पर इसमें कुछ संशोधन भी किए गए ताकि किसानों के लिए और आसानी हो सके, और जो उनकी तरफ से सुझाव दिए गए हैं उन्हें भी इस योजना में शामिल किया गया है। बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं सुनील जी आपसे समझना चाहूंगी कि जो फसल बीमा वीक हम मना रहे हैं 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक, इसका मकसद क्या है? देखिए, ये फसल बीमा योजना खरीफ 2016 से लागू की गई है और इसमें बहुत सारे विभाग, बहुत सारे कर्मचारी, एजेंसियां इन्वॉल्व हैं। तो हम लोग चूंकि इनरोलमेंट शुरू होता है, जनरली जो खरीफ का इनरोलमेंट है वो 1 जुलाई पर व्यवहारिक रूप से पिक पर रहता है या वहां से स्टार्ट हो जाता है, और जब कट ऑफ डेट है वो बहुत सारे राज्यों में 15 जुलाई है और बहुत सारे राज्यों में जो है 31 जुलाई है। तो इसमें ये किया गया था, इसका जो बनाने का स्वरूप था कि सभी स्टेक होल्डर्स को हम लोग एक जगह जमा करें, सभी को सेंसिटाइज करें और
फार्मर्स के इनरोलमेंट के प्रति उनको दायित्व फिक्स करें कि आप जो है इनको समझाएं और जो भी उनकी जो मशीनरी है उसको पूरी की पूरी एक सप्ताह में हम एक्टिवेट कर दें कि वो फसल बीमा इजी वे में हर एक जगह, हर एक गांव में, हर एक जगह वो पहुंच जाएं ताकि किसानों को किसी तरह का दिक्कत ना हो। इसका एक और पर्पस है कि चूंकि हम पहले योजना के बारे में बता देना चाहते हैं तो और जो समय मिलता है किसान भाइयों बहनों को वो उसमें निर्णय ले पाएंगे और उसमें अच्छे से पूरे कागजात वगैरह जमा करके वो बीमा अपनी करा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि पूरी स्टेक होल्डर्स को उसमें एक्टिवेट करना होता है। जी, अब मैं सुधाकर जी से जानना चाहूंगी, सर ये बताएं कि देखिए अभी हम फसल बीमा वीक मना रहे हैं, लेकिन जब हम इस तरह के आयोजन करते हैं तो किसानों के मन में ये होता है कि कुछ नया किया गया होगा, कुछ चीजें बेहतर की गई होंगी और कुछ चीजें उनकी सहूलियत के अनुसार इसमें शामिल की गई होंगी। तो इस बार इस वीक में किसानों को क्या नया बताने वाले हैं, क्या नया उन्हें क्या कौन सी नई सुविधा मिलने वाली है? देखिए, जैसा अभी सुनील जी ने बताया कि ये फसल बीमा सप्ताह हम ये तीसरी बार हम करने जा रहे हैं। पिछला खरीफ हुआ, फिर रबी हुआ, ये फिर से खरीफ आ गया है। तो इसका जैसे कई सारे उन्होंने बताया कि क्यों ये मनाया जा रहा है, तो उसमें एक प्रमुख कारण ये है कि अब बीमा जो है हमारा स्वैच्छिक हो गया है। तो पहले तो जो भी लोनी फार्मर्स थे जो बैंक से लोन लेते थे उनका अपने आप बीमा हो जाता था। अब जो है उनको बताना जरूरी है कि ये बीमा हम ले क्यों। तो जब तक उनके हम घर पे नहीं जाएंगे तो हर बार जो है कुछ ना कुछ जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको चुनते हैं। इस बार भी करीब 75-80 डिस्ट्रिक्ट चुना गया है और वो हर उसमें से कुछ ब्लॉक्स पे जा करके गाँव के घर तक जा करके इतने अधिक मतलब जितने भी हमारे पास साधन है प्रचार प्रसार के सभी का इस्तेमाल करते हुए और जितने हितधारक हैं सभी के कान तक एक बार आवाज़ जरूर पहुंच जाए कि बीमा है क्या और इसको हम कैसे लें और उससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और मतलब नुकसान होने पे फसल का उनको क्या इससे फायदा होगा और आगे फसल अपना जो है खेती बाड़ी आगे सुचारू रूप से करते रहेंगे। ये सबसे प्रमुख बिंदु है जिसपे कि हम फोकस करना जा रहे हैं इस बार। जी बिल्कुल, यानी जो एक किसानों की तरफ से लगातार मांग थी कि कुछ किसान ऐसे थे जिनका ये कहना था कि अगर हमने ऋण नहीं लिया है, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो, तो उनका क्यों बीमा किया जाए। मतलब अगर ऋण लिया है और तब भी अपने आप ही पहले बीमा हो जाया करता था और अगर उन्हें नहीं कराना है तो ये उनके पास अब सुविधा है कि वो बैंक में जाकर इसकी जानकारी दे दे कि भले ही मेरा बीमा आप ना करें अगर ऋण लिया है तब भी, लेकिन इसके बारे में आपको सही समय पर सूचना देना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं विभास जी से। विभास जी, देखिए हम जब गाँव जाते हैं और किसानों से बात करते हैं और हम अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से हमारा भी मकसद रहता है कि किसानों को सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाए, लेकिन एक जो हम प्रैक्टिकल और व्यवहारिक समस्या किसानों के बीच देखते हैं, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर उनकी तरफ से शिकायत एक तरह से कह सकते हैं कि रहती है कि हम जाएं कहाँ, कोई हमें सुनने वाला नहीं। अगर हमें नहीं भी कराना है बीमा और अगर हो गया है तो उसके बारे में हमें बैंक जाना पड़ता, कोई सुनता नहीं है। हमें कंपनी की तरफ से, जो बीमा कंपनी की तरफ से कोई व्यक्ति नहीं होता है जो उन्हें समझा सके। इसको लेकर किस तरह से काम किया जा रहा है? देखिए, हमारे कॉमन सर्विस सेंटर्स कहलाते हैं CSCs, सारे किसान भाइयों को पता है। तो हम लोगों का पूरा पर्पज़ ये है कि फसल बीमा की पूरी जानकारी किसानों को दी जाए। तो हम लोग शुरू से शुरू करते हैं, मतलब हम लोग कैंप्स लगा सकते हैं, हम लोग ये सब करते हैं, कैंप्स लगाते हैं, डिस्कशन करते हैं, लोकल एरियाज़ में उन लोगों को बताया जाता है कि फसल बीमा में क्या क्या सुविधाएं हैं और उसके बाद पूरा एनरोलमेंट का जो प्रोसेस है जिसपे किसान अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और अपनी ज़मीन का बीमा करा सकते हैं, वो पूरी की पूरी प्रोसेस हमारे CSC के थ्रू होती है जी। और उसके अलावा फिर मतलब उनको एक हम रसीद देते हैं जिससे ये उनको प्रूफ हो जाता है कि हाँ उन्होंने पेमेंट करा है। उसके बाद का उनका पॉलिसी का या जो उन्होंने पेमेंट करा है उसका स्टेटस क्या है वो भी हमारा VLE उनको समझा सकता है। तो इसलिए पूरी क्लेम अगर कभी आता है और अगर उनको इंटीमेट करना होता है तो उसके लिए भी वो हमारे VLE के पास आके अक्सर उनसे हेल्प लेते हैं और फिर उनको हम कनेक्ट करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज में, क्योंकि बेसिकली हमारा काम कनेक्शन का है। तो जो भी नियरेस्ट CSC है और हमारे काफ़ी CSCs हैं इन सारे, उसमें मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो अब तक करीब 3.5 करोड़ फार्मर्स को हम लोग एनरोल कर चुके हैं थ्रू द CSC नेटवर्क। तो ठीक है, कृष्णवीर जी मैं आपके पास आती हूँ। अब ये बताएं कि देखिए इस योजना को
आए हुए 5 साल से ऊपर हो गया है और कहते भी हैं कि किसी योजना की कामयाबी या फिर उसके जो भी ड्रॉबैक्स हैं या जो लूप होल्स हैं उनको समझने के लिए 5 साल का वक्त काफ़ी होता है। और कहते भी हैं कि किसी भी स्कीम का जेस्टेशन पीरियड जो होता है वो 5 साल आप लेकर चलिए। अब आप कहाँ देखते हैं किसानों को इस योजना को लेकर, उनमें कितना आत्मविश्वास है और उन्हें कितना लाभ मिल रहा है, क्योंकि आप किसानों से जुड़े रहते हैं, उनकी तरफ से किस तरह का फीडबैक, प्रतिक्रिया आपको मिल रही है? देखिए अंजू, जो उद्देश्य था सरकार का इस योजना को बनाने का, वो किसानों को जो नुकसान होता रहा प्राकृतिक आपदाओं से, उससे बचाना सबसे बड़ा उद्देश्य है। दूसरा, जो पहले योजना थी उसमें जो लोन किसान का था उसमें कंपलसरी कर दिया गया था, लेकिन उसमें शिकायतें ये रही, कुछ बैंकों ने पैसा काट लिया, जमा नहीं किया पॉलिसी में, बहुत सारी शिकायतें रही। इसी वजह से अब ये स्वैच्छिक कर दिया गया है, किसानों की अपनी मर्जी है कि वो उसमें अपना इंश्योरेंस पॉलिसी में किस तरीके से भागीदार लें। ये सच्चाई है कि अब जब सप्ताह मनाया जा रहा है तो उसका उद्देश्य ये है कि किसानों को पूरी तरीके से फसल बीमा योजना के बारे में उनको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि आप इसमें आइए और आप फसल बीमा कराइए, जिससे यदि प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान आपका होता है तो उसकी भरपाई हो सके। ये तो है योजना का उद्देश्य, और योजना का जो लाभ है वो किसानों के लिए है। लेकिन कुछ कमियां, जो सुधार हो रहा है बराबर, अभी भी खामियां हैं। खामियां क्या है कि जब फसल बीमा योजना को लागू करते हैं खरीफ का तो बहुत तेजी से प्रचार प्रसार करते हैं, ऐसे रबी का करते हैं, लेकिन जब आपदा से नुकसान होता है देश के किसी भी कोने में, तो ये सच्चाई है कि अब तो खुद ही प्रधानमंत्री जी ने इसमें अपनी तरफ से जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी को इसलिए लागू करवाया जिससे सर्वे के लिए ड्रोन जो है सबसे एक सही रास्ता चुना गया है, और उससे नुकसान का जो है एक सर्वे होता है और उसी तरीके से किसानों का जो है बीमा योजना की धनराशि दी जाती है। लेकिन इसमें क्या है कि पूरे गांव में जब नुकसान होगा, पहले तो ब्लॉक होता था, अब सरकार ने गांव कर दिया है। ये जरूरी नहीं है कि पूरे गांव का नुकसान होगा, ये हो सकता है कि एक तरफ से गांव के एक हिस्से में नुकसान हो और दूसरा हिस्सा ठीक रह जाए। तो मेरा सुझाव ये रहा है, और आज फिर मैं कार्यक्रम के माध्यम से सरकार से फिर मेरा सुझाव है कि हर किसान के हर खेत का सिर्फ रसीद देना भर से जिम्मेदारी हक पूरा नहीं हो जाता, उसको कवर नोट दिया जाए कि ये फसल है, ये इसकी वैल्यू है, और यदि नुकसान होगा तो इतनी भरपाई जो है इंश्योरेंस कंपनी करेगी। इसमें भी 2 चीजें हैं, एक केंद्र सरकार का धनराशि है और दूसरा प्रदेश सरकारों की उसमें धनराशि होती है। कई बार प्रदेश सरकारें समय पर धनराशि अदा नहीं कर पाती, तो किसानों को ये फसल बीमा कंपनियां उसको जो लाभ समय पे नहीं दे पाते। कुछ प्रदेशों ने तो फसल बीमा योजना लागू ही नहीं की अपने यहाँ, जैसे पंजाब है, तो वहां परेशानियां होती हैं, लेकिन पंजाब ने लागू नहीं किया, और भी प्रदेश हैं जिन्होंने लागू नहीं किया। तो ये सारी चीजें हैं। एक सिर्फ मेरा 2 सुझाव हैं कि जब किसान को आपदा का मुकाबला करने का हालात होते हैं तो इंश्योरेंस कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव वहां ब्लॉक लेवल पर होना जरूरी है। अगर ब्लॉक लेवल पर नहीं है तो जिला लेवल पे परमानेंट वहां रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए उस कंपनी का जो उस जिले में इंश्योरेंस कर रही है फसलों का, क्योंकि ऑनलाइन है सब कुछ। अब ऑनलाइन जो है सब कुछ में काम नहीं चलता, ऑनलाइन किया जा सकता है, लेकिन जब लेने का नंबर आता है तो ऑनलाइन में अधूरापन रहता है और किसान उसमें भटकता है। इस कमी में सुधार करना है। जी जी, सुनील जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? जो कृष्णवीर जी ने, एक तो पहली बात उन्होंने कहा कि जो कवर लेटर होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो नहीं मिलता है, क्योंकि हम देखते हैं हम किसी भी चीज का इंश्योरेंस करवाते हैं, कार है, मकान है, यहाँ तक कि हेल्थ इंश्योरेंस, सब में ये एक आपको बाकायदा पॉलिसी मिलती है, उसमें जो जो चीजें कवर हैं, कितना सम इंश्योर्ड है, सब चीजें होती हैं। तो ऐसा क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या आगे इस पर कुछ किया जा रहा है?
देखिए, जो अभी पूरे चर्चा चल रही थी उसका स्वरूप है कि जो सरकार जो है मुख्यतः 3 बातों पर ज़्यादा ध्यान दे रही है और इसमें हम लोग बहुत काम करने में सफल हुए। पहला चीज़ है कि हम फसल कटाई प्रयोग को जल्दी से जल्दी सुचारू रूप से ट्रांसपेरेंट वे में करके हम किसानों को भागीदार बना के हमको जल्दी से जल्दी सेटलमेंट करें, क्लेम दे दें। उसकी दूसरी चीज़ है कि इनरोलमेंट हम करें, कि किसान को इनरोलमेंट में कहीं भटकना ना पड़े, हम उनकी पूरी चीज़ को है वो द्वार तक पहुंचाएं और इसके लिए पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक्स, सीएससी, पोस्ट ऑफिस या फिर टेक्नोलॉजी के सहायता से हम लोग देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम किसानों को हम योजना के बारे में बताएं, उसमें कोई त्रुटि रह गई उनको विश्वास हो और उसमें भागीदार बने। तो ये इसके लिए भी हम लोग प्रचार प्रसार वगैरह कर रहे हैं और उसी कड़ी में ये फसल बीमा सप्ताह इस बार लागू चलाई जाएगी। लेकिन मुख्य जो आप कह रहे थे कि हम उनको रिसीट देते हैं या नहीं देते हैं, हाँ, हम लोग आज से 2-2.5 साल पहले हम लोग शुरू कर चुके हैं कि हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जो बैंक में बीमा कराते हैं, बैंक के थ्रू बीमा होता है, उनको हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से देते हैं। जो कॉमन सर्विस सेंटर या अभी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से कराएंगे उनको तत्काल तुरंत हाथ में ही उनको पॉलिसी दिया जाता है। अच्छा। उसका पर्पस ये है, जो हम किसान भाइयों को जागरूक करते रहते हैं, इसका बहुत वैल्यू है क्योंकि आपके पास एक कागजात है, कागजात में एक सारे चीजें लिखे होती है कि आपका किस फसल का बीमा हुआ, आपने कितना प्रीमियम दिया, सरकार ने उस आपको प्रीमियम सहायता के रूप में आपके लिए कितने बीमा कंपनियों को भुगतान किया, किस खेत में है, किस खेत में किस फसल के लिए बीमा किया गया है, कितनी धनराशि है, बैंक का खाता नंबर क्या है, आपका आधार नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है। इसके अलावा फिर हम किसान भाई को और जागरूक करते हैं कि अगर इसमें किसी तरह की त्रुटि रह गई तो इसको तत्काल हम लोग से सुधारवाएं, बीमा कंपनियों को संपर्क करें ताकि इसमें सुधार किया जाए, ताकि हम भुगतान, जब आपको भुगतान करना हो तो जल्द से जल्द भुगतान करें, किसी तरह की व्यवधान ना पैदा हो। खास करके ऐसा देखा गया है, पीछे हम लोग ने अनुभव किए थे कि अगर बैंक के माध्यम से जब इंश्योरेंस होता था तो किसान भाई को पता भी नहीं होता था कि मेरी किस खेत की किस फसल के लिए बीमा हो गई है। तो ये एक चैलेंज था। जब हम इसमें व्यक्तिगत खेतवार आकलन करने की व्यवस्था की गई है कि कुछ ऐसे पेरिल्स हैं, जोखिम, जिसको खेतवार आकलन किया जाता है। जब बीमा कंपनी, राज्य सरकार के जो संयुक्त समिति होती है, जब सर्वेक्षण के लिए जाती है तो वहां जिस फसल के लिए बीमा होता किया गया है वो फसल नहीं मिल पाती थी। तो ये सारे चीज जो चुनौतियां जो फील्ड में थी उसको सुधार देखिए मैं आपको ये बताती हूँ कि किसान ये कहता है कि हमें तो पता ही नहीं होता है कि हमारी कौन सी फसल का बीमा हो गया, और वो तो जो उसको जो फसल लेनी वो लेता है और बाद में पता चलता है कि जो कंपनी की तरफ से, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जो नोटिफाइड फसल है, जिसकी अधिसूचना है, उसी का ही बीमा मिलेगा। तो ये ऐसा क्यों होता, मतलब ऐसी स्थिति ही क्यों आती है? देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो समझना पड़ेगा कि राज्य सरकार इसमें अधिसूचित करती है फसलों को। इसमें योजना में उनके लिए जो एक क्षतिपूर्ति के लिए थ्रेशोल्ड यील्ड होता है, ग्रांटेड यील्ड दिया जाता है, तो उसके लिए 10 साल का उपज आंकड़ा की आवश्यकता होता है। प्लस जो अभी हम लोग तत्काल में अगर कोई क्षति होती है, क्षति का जो मापदंड होता है वो भी फसल कटाई प्रयोग के माध्यम से किया जाता है। तो राज्य सरकार ये देखती है कि किस फसल में जोखिम है, हमारे पास डेटा उपलब्ध है ताकि हम उसको अधिसूचित कर पाए। लेकिन ऐसा जनरली देखा गया है कि हम लोग ने भी सर्वे किया है, अदर किया है, कि जो मुख्य फसल होते हैं वो सारे कवर हैं। कुछ फसलें ऐसे हैं जिनके इल डेटा नहीं उपलब्ध होते हैं, उस टाइम उनको हम लोग राज्य सरकार को प्रेरित करते हैं, बात करते हैं कि मौसम आधारित बीमा योजना में, जैसे खास करके आप बागवानी फसलें हैं, खास करके आपके जो सब्जी की फसलें हैं जो आजकल शहर के नजदीक या गांव में भी बहुत तेजी से फैल रहे हैं, तो वहां भी हम लोग उनके डाटा नहीं उपलब्ध हो पाता है, अलग अलग वेराइटी के कारण, अलग अलग टाइम के कारण। तो हम लोग कहते हैं उनको कि मौसम आधारित बीमा योजना है, उसमें आप इसको अधिसूचित करें। जी
गन्ना भी है, वो भी बाहर है अभी। उत्तर प्रदेश क्या पूरा महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, 8 प्रदेश हैं, लेकिन गन्ना भी अभी योजना में शामिल नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल। तो हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, और पूरे इस सप्ताह को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वीक के तौर पर मनाया जा रहा है। मकसद यही है कि किसानों को इसको लेकर जागरूक किया जाए, डोर टू डोर पहुंचा जाए, किसानों के घर तक पहुंचा जाए और इसके लाभ के बारे में उन्हें बताया जा सके, ताकि वो इससे जुड़े, इसका लाभ ले, और जो उनकी आशंकाएं हैं उन्हें भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। बहरहाल इसी के साथ ही विचार विमर्श में यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और बातें हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ी हुई, और इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि अब तक हम कहां पहुंचे हैं। यानी जब शुरुआत की गई थी 2016 में, तब से लेकर अब जो बीमित किसान है यानी फसल बीमा में कितना आंकड़ा बढ़ा है, क्या है मौजूदा तस्वीर, जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। देखिए दूरदर्शन किसान पर सरकार आपके साथ, शनिवार रात 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श, फसल की रक्षा, किसान की सुरक्षा। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, और 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के दौरान फसल बीमा वीक मनाया जा रहा है, ताकि आप किसानों को इसके लाभ के बारे में बताया जा सके और आपकी समस्याओं को भी सुना जा सके, ताकि उनको सुनकर बीमा को लेकर जो सुझाव हैं बदलाव भी किए जा सके, संशोधन भी किए जा सके। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि ब्रेक से पहले सर मैंने कहा था कि हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कहां तक पहुंचे हैं हम इन लगभग 5-6 सालों में। पहले क्या आंकड़ा था और अब कहां, कितने किसानों को इसमें कवर किया गया है और कितनी नई फसलों को शामिल किया गया है? सुनील जी। देखिए, पहले जब हम पुराने योजनाओं में अगर देखें तो उसमें पार्टिसिपेशन बहुत कम था। उसमें बहुत सारे चीज़ों को हम लोग ने देखा कि क्यों कम है, क्या किसान जानते हैं बीमा योजना के बारे में या नहीं जानते हैं, या राज्य सरकार अधिसूचित नहीं कर पाती फसलों को। तो ये सारे चर्चा करके हुआ कि नहीं, इसमें हम पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के हम इनको अच्छे से ढंग से योजना को नए स्वरूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रूप में लागू किया गया, जिसमें पहले वर्ष में जो थे वो आप अगर संख्या देखेंगे किसानों का तो करीब वो 4 करोड़ एप्लीकेशन आए थे। और खरीफ अगर 16 की बात करें, अगर अभी हम पिछले खरीफ की बात करें तो स्वैच्छिक होने के बावजूद, योजना स्वैच्छिक हुई है, आधार इसमें कंपलसरी किया गया है, लैंड रिकॉर्ड को हम लोग जोड़ दिए हैं ताकि इसमें किसी तरह से डुप्लीकेशन हम प्रॉपर कर पाए, वो इसकी गलत फायदा लोगों को ना उठा पाए। तो ये सारे चीजों को करने के बाद भी अभी हमारे पास खरीफ में केवल 5 करोड़ किसान अभी बीमित हुए हैं। और हम लोग आशा कर रहे हैं, ये कोविड काल का पीरियड है, जब तक हम लोग के पास बहुत संसाधन कांस्टेंट था, लेकिन इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है 5 करोड़ से ज्यादा फार्मर एप्लीकेशन को हम बीमित करेंगे इस बार। तो इसी तरह से देखेंगे। क्लेम के बारे में अगर हम कहें तो क्लेम का भी अच्छा रहा है। जहां जहां प्राकृतिक आपदाएं 5 साल में आए हैं वहां क्लेम किसानों को मिला है। हाँ, किसान भाइयों को मैं थोड़ा सा इसमें कहना चाहूंगा कि ये बीमा योजना है, बीमा योजना में लाभ उसी जगह मिलता है जहां आपकी फसल नुकसान हुई है। तो जहां जहां नुकसान हुई है वहां वहां फसल का बीमा मिला है। सरकार इसको पूरी निरंतर मॉनिटरिंग कर रही है, देखते रहती है, और इसके लिए बहुत सुचारू तंत्र भी लगाया गया है कि ताकि आपको किसी तरह की कठिनाइयां ना हो। इसमें अगर खास करके मैं अब आज बताना चाह रहा हूं कि जैसे हमारे पास जो है शिकायत
जो शिकायत किसानों का होता था उसके लिए क्या करना चाहिए। तो किसान के लिए शिकायत पहले सीधे मंत्रालय को आता था, पीएमओ, कैबिनेट सेक्रेटरीट, राष्ट्रपति और मंत्रालय को। ये सारे चीजों को हम लोग ने बहुत ग्राम स्तर तक ले जा रहे हैं। अभी ब्लॉक लेवल पर शिकायत निवारण तंत्र किया गया है। इसके अलावा बीमा कंपनियों को कहा गया कि टोल फ्री नंबर टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप उनकी शिकायत को करें और उनको निवारण करें। इसमें भी अब जो है केंद्र सरकार ने ये निश्चित किया है और इसके लिए बहुत आगे बढ़ चुकी है और डेवलपमेंट हो चुका है कि पूरी कॉल सेंटर शिकायत के लिए पूरी स्ट्रेटजी, हर एक स्टेट्स में उनके रिप्रेजेंटेटिव टोटल होंगे ताकि आपको शिकायत पूरे डॉकेट नंबर के साथ हो और हर एक चीज पर केंद्र सरकार उस पर निगरानी रख सके कि आपकी शिकायत कैसे हुआ और कब निपटारा ठीक है। सुधाकर जी, जैसे कि कृष्णवीर जी ब्रेक से पहले कह रहे थे कि एक समस्या ये भी आती है कि इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं होते हैं और इंश्योरेंस कंपनी का कहना होता है कि वो हमें बजट के हिसाब से चीज़ें करनी होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, जो पूरा मैन पावर होता है वो उसके अनुसार ही आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो ये समस्या कैसे दूर होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है रिप्रेजेंटेटिव अगर नहीं होंगे, प्रतिनिधि नहीं होंगे तो किससे बात करेंगे किसान। देखिए, ये सवाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये सवाल रेलेवेंट होता अगर ये शायद 2 साल पहले तक तो ये रेलेवेंट था। आज के समय में आप देखेंगे तो जो भी कंपनी काम कर रही है तो उसका एक प्रतिनिधि जिला स्तर पे भी है और उसका एक प्रतिनिधि हर ब्लॉक स्तर या तहसील स्तर पे उपलब्ध है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, जहां हमारी कंपनी भी कार्यरत है 37 जिलों में, तो वहाँ 200 के आसपास हमारे प्रतिनिधि पूरे फील्ड में मौजूद हैं। तो उसमें वैसे जिले भी हैं जहाँ पर कि प्रीमियम, जहाँ जिससे कंपनी का आमदनी होता है वहाँ नहीं के बराबर है, वहाँ भी जो है हमारे हर ब्लॉक में आप हमारे प्रतिनिधि मिल जाएंगे। तो ये समस्या आती है ज़्यादातर उन छोटे राज्यों में जहाँ पर कि प्रीमियम ही बहुत कम है। अगर सारे जगह पे प्रतिनिधि लगा दिया जाए तो जितनी प्रीमियम नहीं आती है उससे अधिक हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो वहाँ पे एक समस्या है जिसको कि भारत सरकार के सहयोग से उसको भी सुलझाने की कोशिश की जा रही है। शायद उसमें भी कुछ जल्दी से उसको लेकर क्या किया जा रहा है सुनील, जैसा कि देखिए इसमें चीजें हैं जैसे अभी बता रहे थे, जिसमें पहले सेगमेंट में ही सुधाकर जी बताया कि कुछ ऐसे जिलों को हम लोग चिन्हित करते हैं जहां पोटेंशियल हो और इंश्योरेंस अभी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे हम लोग 75 डिस्ट्रिक्ट इस बार भी चुने हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इनके लिए बिजनेस है, सरकार के लिए है कि किसानों को सुविधा है, तो उसके बीच में क्या बैलेंस हो और कैसे करे। तो इनके इंश्योरेंस कंपनी के जो तंत्र हैं उनको तो हम लोग एक्टिवेट करते हैं, प्लस जो है ये फसल बीमा सप्ताह, फसल बीमा पाठशाला, ये सारे जो हमारी योजनाएं हैं जो लगातार चल रही है उसके द्वारा भी करते हैं। और जो चीजें वहाँ अगर पोटेंशियल है और किसानों को नहीं है तो टारगेट भी दिया गया है कि आप वहाँ जाएं और टारगेट करें। तो बिजनेस के साथ साथ जो उनकी सरकार की दायित्व है उसमें पूरी समायोजित करके योजना बनाई जाती है और वहाँ हम लोग करते हैं। राज्य सरकार का भी पूरा सहयोग मिलता है और हम लोग हर एक किसानों को समझाते हैं कि हाँ आपके पास जो है यहाँ क्षति हो सकती है, यहाँ रिस्क है, इस रिस्क में आपको बीमा करानी चाहिए। बाकी स्वैच्छिक है बीमा, किसान चाहते हैं तो बीमा होती है। और इसमें मैं एक थोड़ा सा और जोड़ना चाहूंगा, अभी हमारे सीएससी के प्रतिनिधि भी यहाँ पे हैं, पहले भी उन्होंने बताया कि ये हर गांव में एक सेंटर तो है ही, कई गांव में तो 2-2 सेंटर भी है और कोई बहुत अधिक घनत्व वाला है तो वहाँ उससे भी ज़्यादा संख्या मिल जाए। तो वो जो सेंटर्स पे हैं उनको बीमा कंपनी, राज्य सरकार के और स्वयं सीएससी के द्वारा भी जो वहाँ काम कर रहे हैं, इसको हम विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर कहते हैं, उनको काफ़ी उनको मैन पावर इन्हांसमेंट होती है, उनकी जो तकनीकी जानकारी बढ़ाई जाती है, समय समय पर उनको जानकारी दी जाती है। तो वो भी एक तरह से समझ लीजिए योजना का एक्सटेंडेड आर्म है। वो भी हर तरह से हर सुविधा देने के लिए किसानों के लिए सामने खड़े हैं वो, तो चाहे बीमा का लाभ लेना हो या बीमा कराना हो। अच्छा जी, एक चीज और बताइए सुधाकर जी कि आप ये फसल बीमा मित्र कुछ हम सुन रहे हैं, ये क्या है? हाँ, ये एक नई कॉन्सेप्ट भारत सरकार ने लाई है कि हर ग्राम पंचायत में या हर गांव में कह लीजिए कि एक वॉलंटियर का सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेक्शन क्या मतलब, जो भी वॉलंटियर करेंगे तो एक बंदे को नॉमिनेट किया जाएगा कि फसल बीमा मित्र के रूप में आप कार्य कीजिए। किसानों के बीच में से ही असली बात यह है कि इसलिए मित्र खड़ा करना पड़ रहा भारत सरकार को कि कंपनियों के और किसान के बीच में
जो एक समस्या चल रही थी उसके समाधान के लिए भारत सरकार जो है वो मित्र जो है हर गांव में करना जरूरी हो गया है, इसीलिए किया जा रहा है, जिससे इसका किसानों को जो समस्याएं हैं वो है समय पर उसको इंश्योरेंस का जो प्राइस प्रीमियम जो देता है उसका नुकसान होने पर उसकी भरपाई हो जाए। भरपाई करवाने के लिए ही ये ग्राम लेवल पर भारत सरकार मित्र जो है योजना खड़ा कर रही है। जी मैं आपसे समझना चाहूंगी विभास जी, CSC का रोल किस तरह का है और कैसे इसे आप यहाँ पर हमारे दर्शकों को, किसानों को समझाएंगे? देखिए, जैसे भी सुधाकर जी ने यूपी की बात करी थी, तो मैं यूपी का एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। यूपी में हमारे करीब 80,000 केंद्र हैं। एवरेज हो गया करीब करीब 1100-1200 केंद्र हर जिले में। जी। तो ये ऑलमोस्ट, जैसे इन्होंने कहा, हर गांव में एक केंद्र है ही, हर ग्राम पंचायत में डेफिनेटली एक केंद्र है, और वहाँ पे सारी उन लोगों को जानकारी होती है फसल बीमा के बारे में। तो हमारे किसान भाई वहाँ जाके जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से जाके एनरोलमेंट भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, जिसमें कोई अतिरिक्त पैसे नहीं लिए जाते हैं उनसे। तो वो एक सप्लीमेंट्री मैन पावर की तरह से भी यूज़ होता है, कई लोग करते हैं कि जो भी आपको जानकारी चाहिए फसल बीमा कार्यक्रम के बारे में, उसके बाद अगर आपने एक बार पॉलिसी ले ली है तो उसके स्टेटस के बारे में, अगर कोई रिफंड या रिजेक्टेड पॉलिसी है उसके स्टेटस के बारे में, ये सारी चीज़ें हमारे केंद्र से पता की जा सकती हैं। जी। और कृष्णवीर जी, अब मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगी, किसानों की एक समस्या हम ये भी देखते हैं कि कई बार जो कोई अगर क्षति होती है या कोई आपदा आती है तो राज्य की तरफ से भी वो आपदा राहत राशि होती है, और वहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी अगर वो किसान लाभ ले रहा है, अगर उसने बीमा भी करवाया उस फसल का, तो यहाँ पर किसान कई बार ये शिकायत करते हैं कि हमें तो ये नहीं पता चलता कि हमें पैसा कौन सा मिल रहा है, दोनों का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा। तो ये आप अब जब किसानों से बात करते हैं तो किस तरह की शिकायत रहती है उनकी तरफ से? देखिए, प्रदेश सरकारों का जो आपदा में पूरा प्रबंधन करती है सरकार, और जो पैसा किसानों को देती है वो राशि जो है वो कम होती है। और वो कम राशि इसलिए होती है कि तत्काल किसानों को एक मदद है आर्थिक रूप से, जो तुरंत मदद की आवश्यकता है किसान को, तो प्रदेश सरकारें सिर्फ तुरंत सहायता के लिए मदद करती हैं। अब बात आती है कि जो फसल बीमा कराया गया है और जिस कंपनी ने किया है, जितना नुकसान किसान का हुआ है उसकी भरपाई की जानी चाहिए, और वो समय पे भरपाई नहीं हो पा रही है। अभी तक शिकायत ये थी कि समय पर उसको पैसा जो नुकसान है वो उसको मिल जाए। किसान ये चाहता है कि जो प्राकृतिक आपदा से नुकसान है वो हर किसान को समय पर मिल जाए, और जिस दिन कंपनियां देना शुरू करेंगी तो एक किसान जो है 5 करोड़ 6 करोड़ नहीं बल्कि 13 करोड़ किसान इस योजना को स्वीकार करेंगे। सुनील जी, आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे? देखिए, ये चुनौतियां सरकार के पास रही है और अभी बहुत हम लोग सफल हुए हैं। ये तो नहीं कह सकते कि पूरे हम लोग जितना लक्ष्य रखे हैं उसमें सफल हो पाए हैं, लेकिन पहले देखिए, पहले इसमें धीरे धीरे कड़ी हम लोग हटा रहे हैं कि क्यों देरी होती थी। पहले चीजें थी कि डेटा जो आता था बहुत देर से आता था, उसको डेटा को कैलकुलेट करने में कि कितना क्षति होगी उसमें दिक्कत होती है। उसमें हम लोग टेक्नोलॉजी का समावेश किए कि ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग उनको क्षति का आकलन कर पाए। जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट का डेटा आता था बड़ा फिजिकली आता था, फिर इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट होता था, उस सारे चीज ठीक हुए। दूसरा मेन चीज था कि पहले हम लोग सीधे बैंक को देते थे, और बैंक जो है सीधे जो इंश्योर्ड फार्मर होते थे उनके खाते में ट्रांसफर करते थे। अब हम लोग सीधे इंश्योर्ड फार्मर्स के खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये जो चुनौतियां थी उसको हम लोग ने दूर कर दिया है। अब चुनौती केवल इतना ही बच गया है कि कहीं कहीं जो है राज्य सरकार जो है प्रीमियम नहीं दे पाती है समय से, इसके कारण भुगतान डिले होता है। लेकिन हम लोग जो है ऐसे बहुत कम परसेंटेज है जो अब ऐसे बचे हुए हैं, लेकिन हम लोग जो तत्काल 2 महीने का हम लोग टारगेट रखे हैं कि 2 महीने के अंदर जो मौसम कटाई प्रयोग खत्म होते हैं उसके 2 महीने के अंदर अंदर भुगतान करना होता है। इसके लिए मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं, प्लस अगर भुगतान नहीं किए तो हम लोग दंडात्मक कार्रवाई भी करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, और उन पर 12% का ब्याज दर निर्धारित करके हम लोग भुगतान भी करवाते हैं। तो ये सारे चीजें आई है, तो जिसके कारण से जो है सबको दायित्व दिया गया है। दायित्व के साथ साथ उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ का एक समय दिया गया है, उस समय में करें, और टेक्नोलॉजी का समावेश किया गया है ताकि ट्रांसपेरेंट वे में मॉनिटरिंग हर एक स्टेक होल्डर, हर एक आदमी कर पाए। वो अपने मोबाइल
के माध्यम से है। लेकिन अगले सीजन से हम लोग जो है सीधे भारत सरकार ही अब पैसा ट्रांसफर करेगी, ऐसी व्यवस्था कर रही है कि इंश्योरेंस कंपनी हमारे पोर्टल के माध्यम से ही पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। उससे 2-3 फायदे हैं कि हम लोग को पूरे राज्य सरकार और पूरे उनके प्रतिनिधि साहब को पता होगा कि कब पैसा ट्रांसफर हुआ और किसान को तुरंत ट्रैक कर पाएंगे पूरे एक्टिविटीज को। तो ये अगले सीजन से हम लोग ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग चालू करने वाले हैं, तो ताकि अब हम लोग एकदम रूट काउज में पता कर पाए कि किस जगह पर जो कड़ियां थी उन कड़ियों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें ट्रांसपेरेंसी होगी, भी आएगी, यानी पारदर्शिता भी रहेगी और सरकार के पास भी पूरा लेखा जोखा रहेगा कि किसानों तक कब और कितना पहुंचा, क्योंकि बीच में भी इंश्योरेंस कंपनी रहती थी तो उस चीज को थोड़ा और बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। मेन चीज है कि किसान भाई को सर रहता है कि मेरा कैलकुलेशन सही नहीं हुआ, जी। मेरा जो आकलन हुआ ठीक नहीं हुआ, वहां पर पूरे अगर डेटा इलेक्ट्रॉनिक वे में आके और सारे चीज रिकॉर्डेड रहेगा और हम लोग उस चीज को बाद में भी ऑडिट कर सकते हैं, उसमें ग्रीवांसेस बनेगी तो हम लोग तुरंत इमीडिएट उस पर एक्शन ले सकते हैं। ये सारे चीजें बहुत ट्रांसपेरेंट होगी। योजना का पर्पस ही है कि हम ट्रांसपेरेंट वे में पूरे हम फार्मर्स को कॉन्फिडेंस में लाएं कि हम आपको पूर्ण सुरक्षा दे रहे हैं। और इसमें मैडम एक और मैं इस कड़ी में और एक बात बोलना चाहूंगा कि किसानों को कैसे जल्दी से जल्दी इस बीमा योजना का लाभ मिले। जैसे समय अभी सब लोग बात कर रहे हैं कि देर हो रहा है, उसका देर होने का मुख्य कारण एक तो सब्सिडी है, दूसरा है क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट का जो डेटा आता है हमारे पास। तो इसको दूर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड असेसमेंट शुरू किया है। इस बार प्रपोजल है जिसमें कि सारा रिमोट सेंसिंग से लॉस एस्टिमेशन होगा ताकि वो तुरंत डेटा आ जाए और उस तरह से तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, जिसका जिक्र सुनील जी पहले भी कर चुके हैं। लेकिन जैसे कि अभी सुनील जी ने बताया कि किसानों की तरफ से एक ये भी सवाल रहते हैं या फिर क्या आशंका रहती है कि जो कैलकुलेशन हुआ है वो कितना सही हुआ है, किस आधार पर हुआ है, तो उसे और पारदर्शी करने का प्रयास किया जा रहा है। और जैसे कि मैं कुछ पॉइंट्स भी पढ़ रहे थे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े हुए, तो उनमें से एक पॉइंट था कि उपज के पूरे मूल्य का बीमा होगा और जो बीमित राशि है, जो मूल्य है, उसे कम नहीं किया जाएगा। तो ये किस तरह से ये इसका गणित क्या है, कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाता है, क्या इसके मानक हैं, जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श और जिसमें आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से कैसे हमारे किसान अपनी फसल की रक्षा कर सकते हैं और खुद सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। आगे बढ़े उससे पहले देखते हैं एक और रिपोर्ट। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें। बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए, जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई।
सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था, मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है। किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है। अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है, तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या KCC का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। तो
तो अभी आपने रिपोर्ट देखी और जैसा कि ब्रेक से पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि जो मूल्य की बात कर रहे हैं कि जो उपज है उसकी जो बीमित राशि है उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके मानक क्या है इसके पीछे का पूरा गणित। तो मुझे लगता है सुनील जी आप इसे बेहतर समझा पाएंगे। देखिए, इसमें हम सरकार की हम मंशा रही है कि हम पूरे जितने क्षति हो उसको हम पूर्ण भरपाई करें, समानुपातिक जितनी क्षति हुई उसको करें। अगर 100% लॉस हुआ तो 100% देंगे, 50% लॉस हुआ तो 50% देंगे। इसकी कैलकुलेशन जो है दो तरह के हम लोग राज्य सरकार को दिए हैं कि या तो आप जो है स्केल ऑफ फाइनेंस जो जिसके आधार पर आपको बैंक ऋण मुहैया कराते हैं उसी के आधार पर वो भी स्केल ऑफ फाइनेंस होगा। वो स्केल ऑफ फाइनेंस भी बहुत साइंटिफिक तरीके से निर्धारित किया जाता है कि C2 जो आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है उसके आधार पर हर एक जिले में जो आप वेराइटी लगाते हैं, जो आप इनपुट यूज करते हैं, जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं उसके आधार पर जो है स्केल ऑफ फाइनेंस निर्धारित होता है। और उसी को हम लोग सम इंश्योर्ड के रूप में अडॉप्ट करते हैं। दूसरा एक राज्य सरकार को और दिया गया है कि आप उसको कुछ क्रॉप्स का कि बहुत दिनों से नहीं अपग्रेड हुआ होगा स्केल ऑफ फाइनेंस या उसमें लगता होगा कि किसानों को फायदा नहीं हो रहा है, तो उसमें हम लोग एक चॉइस दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट को कि पिछले जो आपका 7 साल का उपज है उसको एवरेज यील्ड लीजिए और आज का जो पिछले साल MSP घोषणा की गई है या इस साल जब आप नोटिफिकेशन कर रहे हैं उसके पहले हमें MSP की घोषणा हो गई है, तो उस MSP से मल्टीप्लाई करके जो भी आपका वैल्यू बनेगा पर हेक्टेयर वो सम इंश्योर्ड होगा। यील्ड आपको आ गया पर हेक्टेयर और MSP के प्राइस से मल्टीप्लाई करके हम लोग उनको सम इंश्योर्ड। ठीक है सुधाकर जी, तो ये सब कैलकुलेशन किस स्तर पर होते हैं? मतलब इंश्योरेंस कंपनियां करती हैं, जो गाइडलाइंस मिली है सरकार की तरफ से उसके आधार पर? नहीं, ये सारा अधिकार राज्य सरकार का है। राज्य सरकार तय करती है। जब जैसा आपको पता होगा कि अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत टेंडर प्रोसेस शुरू हुआ है कि जो कंपनियां सबसे कम प्रीमियम रेट देती हैं उसी को वो डिस्ट्रिक्ट में बीमा करने का अधिकार मिलता है। तो जब टेंडर का डॉक्यूमेंट जारी होता है उसी समय राज्य सरकार कहती है कि एक पर्टिकुलर क्रॉप किसी डिस्ट्रिक्ट में क्या सम इंश्योर्ड होगा। जैसा भी सुनील जी ने बताया कि सम इंश्योर्ड कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं और राज्य सरकार के अधीन है कि वो किस तरीकों को अपना करके सम इंश्योर्ड तय करती है। तो पहले ही डॉक्यूमेंट हो जाता है कि ये सम इंश्योर्ड इस बार इस क्रॉप में रहेगा और इंडेमनिटी लेवल दूसरा होता है कि जो क्षतिपूर्ति का स्तर क्या होगा वो भी पहले ही तय हो जाता है राज्य सरकार के द्वारा, चाहे वो 70% हो, 80% हो या 90% हो। जो क्रॉप अधिक रिस्क की है उसको 70% पर राज्य सरकार रहती है और जो हमेशा अच्छा उपज देने वाली है उसको 90% तक रखती है। तो ये सारा राज्य सरकार करती है, बीमा कंपनियों का इसमें रोल नहीं है। जी कृष्णवीर जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो C2 की बात की जा रही है, स्केल ऑफ फाइनेंस की बात की जा रही है, इसे कितना समझते हैं किसान? देखिए, जो क्रॉप कटिंग का जो प्रोडक्टिविटी का पिछला 7 साल का रिकॉर्ड देखते हैं और उसमें उतार चढ़ाव बराबर आता रहता है और जो पिछला MSP है उससे कैलकुलेट करके जो सरकार योजना बना रही है ये इस पर काम चल रहा है। अभी इस पर काम चल रहा है। ये किसानों के हित में होगा कि जो जिला स्तर की यील्ड होगी, जो लेवल होगा प्रोडक्टिविटी का और उसको MSP से कैलकुलेट करके जो टोटल फसल का दाम होगा उससे किसान को जो है कंपेंसेट जो है नुकसान होने पर जो है वो दिया जाएगा। ये किसान के हित में जरूरी है। और दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई है कि नुकसान कितने प्रतिशत हुआ है और वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग होने से जो पहले जिला और गांव लेवल पर दिक्कतें थी उसका समाधान करने का प्रयास सरकार ने किया है। खास तौर से जो असेसमेंट का सुधार किया है टेक्नोलॉजी का, वो समय की आवश्यकता थी और उसको सरकार ने लागू किया है। अब सिर्फ स्थिति यहां आके रुकी हुई है कि केंद्र सरकार जिस दिन जो है सीधे किसानों को नुकसान का पैसा उनके खाते में देना शुरू करवा देंगे, जैसा कि सरकार का बिल्कुल मंशा है कि हम किसानों के नुकसान का पैसा केंद्र सरकार सीधे उनके खाते में दे, ना कि बैंक को बीच में रखे या पोस्ट ऑफिस को रखे या कंपनियों को अभी तक जो रखा गया, क्योंकि उसी से किसान जो है अभी तक जो समस्याएं हैं उसी लेवल पर है। वो समस्या का समाधान जिस दिन केंद्र सरकार अपनी तरफ से जो देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, सिंगल क्लिक पर जो है 13 करोड़ किसानों को जो पैसा
ट्रांसफर किया जाता है। इसी तरीके से सारी योजना है। तो ये भी योजना जिस दिन केंद्र सरकार अपने तरफ से सीधे किसानों खाते में देना शुरू कर देगी, उस दिन उस समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि फिर प्रदेश सरकारें जो अपना पैसा भागीदारी का है वो समय पर दिया या नहीं दिया तो उस पर 12% ब्याज देना पड़ेगा। ये तो यानी एक जवाबदेही भी यहाँ पर तय हो जाएगी इसी तो किसान के हित में किया। जी बिल्कुल। विभास जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि किसानों का किस तरह का रुख आप देख रहे हैं, जो इतने सारे बदलाव किए जा रहे हैं, इसे और सशक्त बनाया जा रहा है? देखिए, मैं तो सीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकता हूँ। हमारे यहाँ एनरोलमेंट्स बढ़े हैं, हर सीजन में लगातार एनरोलमेंट्स बढ़ रहे हैं और ज़्यादा लोग आके जुड़ रहे हैं इस स्कीम के साथ थ्रू द सीएससी नेटवर्क। तो हमको तो लग रहा है कि ये स्कीम काफी लोकप्रिय हो रही है। जी बिल्कुल। सुनील जी, क्योंकि अब कार्यक्रम को समाप्त करने का समय है, मैंने काफी सारी समस्याएं जो किसानों की तरफ से उठाई जाती है, जब हम फील्ड में जाते हैं तो उन्हें यहाँ पर आपके सामने रखने का प्रयास किया। अब एक बार मोटे तौर पर अगर हम एक रिकैप की बात करें कि क्या है ये योजना, क्योंकि अब कार्यक्रम के अंत में है, जो किसान इसके बारे में अभी तक भी नहीं जानते थे तो उन्हें एक मोटे तौर पर बता दें कि किस तरीके से कौन कौन सी इसकी डेडलाइन है, कैसे इसका लाभ ले सकते हैं, कितना प्रीमियम है और कैसे वो फसल बीमा करा सकते हैं। देखिए, मैं किसान भाई बंधु को मैं बताना चाहता हूं कि फसल बीमा योजना बहुत आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर एक आप खेती करते हैं, खेती में जोखिम बहुत है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, टेक्नोलॉजी लगाते हैं और आप एक भविष्य के लिए एक निश्चित आय आप सोचते हैं कि हमको ये आएगी और उसके लिए वर्तमान में आय से आप फ्यूचर की क्रियाकलाप निर्धारित करते हैं। अगर किसी न किसी कारण से ऐसा कभी ना हो, हम लोग सोचते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण आपकी जो है फसल नुकसान हो जाए और जो आप आय के लिए जो आशा किए थे वो आय में बाधा हो, इस चीजों को दूर करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की है। आप इसका लाभ लें। बहुत सिंपल है, आपको केवल 2% प्रीमियम देना पड़ता है खरीफ फसलों के लिए। रबी में 1.5% प्रीमियम है अधिकतम। बाकी बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5% है, जो कम ही है, और वो जो है वो बाकी शेष राज्य सरकार केंद्र सरकार वहन करती है। आप योजना में देखें, अपने योजना के बारे में जानकारी हम लोग पहुंचा रहे हैं। इसके लिए बहुत सारे चैनल हैं, आप कृषि विभाग से ले सकते हैं, क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल है, प्रचार प्रसार के लिए हम लोग कॉमन सर्विस सेंटर, पोस्ट ऑफिस या बीमा कंपनी के जितने कार्यालय वहां तक हम लोग लगाएं। इसके अलावा होर्डिंग हम लोग वैन वगैरह चलवा रहे हैं कि हर एक गांव में पहुंचे, आपको जानकारी दे, पंपलेट बांटे ताकि आपके पास रहे, आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं उनके पास जब आए तो वो सारी चीजें मिले। ये सारी चीजें हमको जानकारी आप जो है बहुत सिंपल है, हर एक जगह इसकी उपलब्धता है। आप बैंक के माध्यम से करा सकते हैं, सीएससी के माध्यम से करा सकते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं तो स्मार्टफोन के माध्यम से कर सकते हैं, पोर्टल पर जाके कर सकते हैं। ये कहीं भी डोर स्टेप पर हम लोग कोशिश किए हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि आप इनरोल्ड कर सकते हैं। इनरोलमेंट के लिए बहुत सरल तरीका है, केवल आपको 3 कागजात देने हैं। कागजात भी नहीं कहिए, कागजात के रूप में केवल आपको अगर आप भूमि स्वामी हैं तो रसीद देने पड़ेंगे उनके। अगर आप पट्टे पर लिए हैं तो उनके आपके लिए घोषणा देना पड़ेगा, एक राज्य सरकार ने निर्धारित किया गया है। आपको क्रॉप के बारे में स्व घोषणा करना है कि हम ये क्रॉप के लिए बीमा करा रहे हैं। हाँ, ध्यान दें कि जिसका बीमा कराएं वही फसल लगाएं। अगर फसल बदलते हैं तो आप बीमा कंपनी में जाके बदलवा दें ताकि आपको भविष्य में कठिनाई ना हो। बैंक का हम लोग दस्तावेज लेते हैं, दस्तावेज इसलिए लेते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी हमको भुगतान करना होता है बीमा कंपनियों के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से, ताकि हम आपके डिटेल हो पहले से कैप्चर करके रखें और दें। हाँ, ये योजना जो है इसमें हम लोग नई 2 चीज और जोड़े हैं। आधार कंपलसरी है ताकि जो है किसी तरह का योजना का सही लोगों को सही जगह पहुंच पाए, और लैंड रिकॉर्ड की इंटीग्रेशन किए हैं ताकि जो है जिस लैंड में है उसी लैंड का आपका बीमा हो और पूरा डिटेल हमारे पास हो और किसी तरह के जल्दी से जल्दी किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए इस तरह के ट्रांसपेरेंट वे में करें। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। कृष्णवीर जी, आप भी स्टूडियो में आए, किसानों का पक्ष आपने रखा, और सुनील जी ने बताया कि सरकार की तरफ से किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं इसे और बेहतर बनाने के लिए। सुधाकर जी ने भी बताया कि इंश्योरेंस कंपनियों का रोल क्या है, और साथ ही हमारे साथ विभास जी थे जिन्होंने सीएससी की भूमिका के बारे में बताया। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का।
तो इसी के साथ ही आज के विचार विमर्श में फिलहाल इतना ही। और आज के कार्यक्रम के बाद हम कह सकते हैं कि हमारे किसानों के बीच में भरपूर आत्मविश्वास है, यानी आत्मविश्वास से भरा हमारा किसान, क्योंकि फसलें हैं सुरक्षित और इसीलिए चेहरे पर है मुस्कान। इसी के साथ ही विचार विमर्श में आज हम आपसे इजाजत लेते हैं। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि अब आप ये हमारा कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और डीडी किसान के YouTube चैनल पर विचार विमर्श के साथ ही साथ अन्य कार्यक्रम भी आप देख सकते हैं। लेंगे इजाजत, होगी मुलाकात अगले अंक में अगले विषय के साथ। नमस्कार।